हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। आपका जो अध्याय 1 है उसमें ठोस अवस्था वाला पार्ट है। उसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। में 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, सीजियम क्लोराइड CHCl में यदि CS+ आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन या क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा 8, उसकी समन्वय संख्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है, षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है। तो षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ग्रेफाइट। अगला है, मोम का उदाहरण है, या मोम किसका उदाहरण, तो आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो मोम होता है वो ठोस तो है लेकिन वो अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतःकेंद्री घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 0.225। नेक्स्ट है, एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तब उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, फ्रेंकल, शॉटकी, अंतराकाशी या एफ केंद्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो एफ केंद्र होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चतुष्फलक की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात होगा। तो चतुष्फलक की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात 0.225 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। धात्विक चालक पदार्थ होते हैं, अगर उनका ताप बढ़ाया जाए तो उनकी विद्युत चालकता जो है वो घट जाएगी। नेक्स्ट है, समन्वय संख्या क्या है। तो हम समन्वय संख्या को इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक में कोई भी आयन अपने जितने विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरा होता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर NaCl क्रिस्टल की बात करें तो NaCl क्रिस्टल जालक में प्रत्येक Na 6 Cl आयनों द्वारा घिरा रहता है तथा प्रत्येक Cl 6 Na आयन द्वारा घिरा रहता है। अर्थात हम बात कर सकते हैं कि NaCl क्रिस्टल में NaCl की समन्वय संख्या 6:6 होगी। उसी प्रकार एक और हमारे पास है CaCl, सीजियम क्लोराइड। प्रत्येक Cl 8 क्लोराइड से घिरा रहता है तथा जो सीजियम है वो 8 क्लोराइड से घिरा है। उसके बाद क्लोराइड आयन जो है वो 8 सीजियम आयन से घिरा होता है तथा इनकी ये समन्वय संख्या 8:8 हो जाएगी। नेक्स्ट है, इकाई कोशिका क्या होती है। तो हम इकाई कोशिका की बात करें, किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कणों, परमाणु अणु, आयनों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है उसे हम
क्रिस्टल की इकाई कोशिका कहते हैं। अगला है 60 की दोष होने पर क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो 60 की जो डिफेक्ट होता है उसमें किसी भी क्रिस्टल जालक से एक धन आयन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाता है। उस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए एक ऋण आयन भी क्रिस्टल जालक के बाहर चला जाएगा, जिसके कारण क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आ जाती है। तो हम बता सकते हैं कि 60 की डोज में क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आ जाएगी। अब नेक्स्ट है डोपिंग क्या है? तो हम बता सकते हैं कि किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धियों की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर या मिलाने की जो क्रिया होती है उसे हम डोपिंग कहते हैं। अब गाइस उसके बाद में जो का 4 नंबर वाला पार्ट है, जो अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी, इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव। अब इन ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर करते हैं। जैसे बात करते हैं हम कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ या अर्धायुकाल का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा T½ = 0.693। मैं लिख देता हूँ T½ = 0.693 बटे में आ जाएगा कि ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक रिक्त स्थान निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्धारित करता है। अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है अणुसंख्यता का मान या अणुसंख्यता सदैव होती है। आपने पढ़ा होगा अभिक्रिया की कोटि तथा अणुसंख्यता। अणुसंख्यता का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो उसमें कुछ ना कुछ अभिकर्मक तो भाग लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसका मान कभी भी शून्य तो होगा ही नहीं। अणुसंख्यता का मान हमेशा पूर्णांक में होगा या पूर्णांक भी हो सकता है। तो हम राइट आंसर लिख देंगे इसका कि इसका मान पूर्णांक होता है। अगला क्वेश्चन है कि तीव्र अभिक्रिया रिक्त स्थान सेकंड से भी कम समय में संपन्न होती है। 2 तरह की अभिक्रियाओं के बारे में हम जानते हैं। एक मंद अभिक्रिया होती है, जैसे लोहे पर जंग लगना, धीरे धीरे करके जंग लगती है, काफ़ी समय लग जाता है। या मंद अभिक्रिया को होने में दिन, महीने या साल भी लग सकते हैं। लेकिन जो तीव्र अभिक्रिया होती है वो इमीडिएटली बहुत जल्दी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10⁻⁹ सेकंड का समय लगता है। सोचिए अब कितना कम समय में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण हम दे सकते हैं H2 + Cl2। क्या बन जाएगा यहाँ पर 2HCl। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए उदाहरण है। अगला है द्रव अनुपातिक क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो द्रव अनुपातिक क्रिया जो होती है उसके नियम का प्रतिपादन गुलबर्ग तथा वागे ने किया।
गुल्ड बर्ग तथा वागे। अगला है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यह होता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। उसके बाद जो आपका पांचवा पार्ट है सतह रसायन, हम उसमें बात करेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन, पहला क्वेश्चन है अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोष्य की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन है, केवल भौतिक प्रकृति पर, केवल रासायनिक प्रकृति पर, भौतिक तथा रासायनिक प्रकृति पर, या उपरोक्त दोनों। तो जो इसका राइट आंसर है वो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला है उत्क्रमणीय अधिशोषण। उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है, 4 ऑप्शन है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, दोनों या दोनों नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भौतिक अधिशोषण। अगला है निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता। आपने द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड पढ़े होंगे। अब इसमें क्वेश्चन है कि द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है। 4 ऑप्शन है, स्टार्च का, गोंद का, जिलेटिन का, या धातु सल्फाइड का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धातु सल्फाइड। धातु सल्फाइड का उपयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता है। अब अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अवक्षेप का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन। अवक्षेप से या ताजे बने हुए अवक्षेप के से आपको कोलाइडी विलयन बनाना हो तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप पेप्टीकरण द्वारा अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा पेप्टीकरण। अगला है विद्युत अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन का अवक्षेप या अवक्षेपण रिक्त स्थान कहलाता है। अब आपको करना क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। विद्युत अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में बदलना है, कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदलना है, तो वो कहलाएगा स्कंदन। हार्डी सुलझे वैज्ञानिकों ने बताया, स्कंदन से संबंधित उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हार्डी सुलझे किससे संबंधित है, तो हम बता सकते हैं कि हार्डी सुलझे स्कंदन से संबंधित है। अगला है धुआं रिक्त स्थान आवेशित कोलाइड होता है। तो धुआं जो होता है उसमें कौन सा आवेश होता है कहने का प्रयास किया गया है। तो आपने पढ़ा होगा कि कारखानों की चिमनियों में काटेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। काटेल अवक्षेपक का काम क्या है कि जो धुएं के साथ में ऋणावेशित कोलाइडी कण आए हैं उनको अनावेशित करना। तो हम बात कर सकते हैं कि जो धुआं होता है उसमें ऋण आवेशित कण या ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अगला है हार्डी सुलझे नियम
संबंधित है। तो जो हार्डी-सोल्जे का नियम है वो स्कंदन से संबंधित है। उसके बाद में अगला जो पार्ट है आपका उपसंयोजन रसायन। उपसंयोजन जो रसायन है उसमें हम बात करने वाले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव है उपसंयोजक संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को क्या कहा जाता है। जो उपसंयोजी यौगिक बनता है उसमें जो केंद्रीय परमाणु आयन है उसे क्या कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमारे पास एक K4 Fe एक ये उपसंयोजी यौगिक है। ये बात इसकी कर रहे हैं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है या संकुल निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे केंद्रीय धातु आयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है EDTA रिक्त स्थान लिगेंड है। Santosh Kumar, please pick